Hello students, myself dietitian Gautam Jani and today we are meeting for the course which is called CNC means Certified Nutritionist Course। आज हम ये कोर्स चालू करने वाले हैं बट उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं आपका मेंटर रहूँगा इस कोर्स के दरमियान और ये कोर्स हमने चालू किया है कि भाई हमारे फिटनेस प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स या कोई भी कंसल्टेंट ऐसे डाइट बना सके कि वो थेरापेटिक पर्पस वाले पर्सन को या तो स्पोर्ट्स पर्सन वाले पर्पस को या तो वेट मैनेजमेंट वाले पर्सन को अच्छी तरीके से और बेटर डाइट दे सके। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ द कोर्स अबाउट। सबसे पहले तो हमारा कोर्स जो है वो डाइटेटिक्स का कोर्स है, जहाँ पे डाइटेटिक्स के बारे में हेड टू टू सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स चालू होता है बेसिक ऑफ डाइटेटिक्स के, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, टोटल बॉडी वाटर, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म सारी चीज़ें आएंगी। देन हम मूव करते हैं थेरापेटिक न्यूट्रिशन पर, जहाँ पे गैस्ट्रो है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है या कोई भी ऐसी इंजरी है कि जिसको आप डाइट के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट हम आएंगे स्पोर्ट्स पर कि वे क्रिकेट पर्सन है, वॉलीबॉल प्लेयर है, इंटरनेशनल ओलंपिक प्लेयर है, उनको किस तरह से डाइट रेकमेंड करना चाहिए कि उनके टाइमिंग और उनके परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। इसके बाद आते हैं हम वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट एज अ डाइटिशियन बहुत बड़ा सेगमेंट है कि भाई फैट लॉस, वेट लॉस, मसल बिल्डिंग कैसा करना चाहिए कोई भी पर्सन का, तो उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे वेट मैनेजमेंट चैप्टर्स में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच विल बी इंटर्नशिप एंड एग्जामिनेशन, जहाँ पे हम आपके पहले तो एग्ज़ाम लेंगे MCQ बेस और आफ्टर इंटर्नशिप होगी 15 दिन की जो प्रोजेक्ट बेस होगी, जहाँ पे मॉर्निंग में आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा और शाम को आप सबमिट करोगे। वो प्रोजेक्ट केस स्टडी बेस होंगे, जो हमने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उसी में से आपको मैं केस स्टडीज़ दूंगा। इसका एज, वेट, हाइट, मेडिकल कंडीशन या फिजिकल एक्टिविटी इतनी है और आपको उसका डाइट बनाना पड़ेगा, उसको कंसल्टिंग कैसे करना है उसका तरीका बताना पड़ेगा और उसको रिजल्ट कैसे देंगे उसका भी तरीका बताना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ द 4 months कोर्स विल गो ऑन फॉर यू। आज का हमारा पहला चैप्टर है, द नेम इज़ न्यूट्रिएंट, मतलब पोषक तत्व। तो आज हम चर्चा करते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर छोटे मोटे काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, मतलब काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं और उन न्यूट्रिएंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट कि जो फूड में से बड़ी क्वांटिटी में मिलते हैं, मतलब ग्राम्स या किलोग्राम्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट कि जो छोटी क्वांटिटी में मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर ये 4 न्यूट्रिएंट आते हैं और माइक्रो के अंदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ये 2 न्यूट्रिएंट आते हैं। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के अंदर काफ़ी सारे वाइटामिन्स, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो यही न्यूट्रिएंट को अगर आप अच्छी तरीके से कोई डाइट में कस्टमाइज़ कर सके और किसी को आप रेकमेंड कर सके, यही हमारा पर्पज़ है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ डाइटिशियन। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जिसका नाम है एनर्जी। हम सबको अपना कार्य करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारे लीवर, हमारे ब्रेन, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे सभी ऑर्गन्स को चाहिए और हमें एक्सटर्नल वर्क करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, डाइजेशन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो उसी एनर्जी को हम अलग अलग फूड सोर्सेज से कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी फूड सोर्सेज हम एंटर करते हैं, राइस, रोटी, दाल, चावल, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, प्रोटीन शेक्स या कुछ भी, उन सभी में से हमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले न्यूट्रिएंट से, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का पहला प्रकार है, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोदित पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का एक सिंगल अब्यूडेंट सोर्स है, जिससे ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। डिफरेंट लोकालिटी और डिफरेंट पीपल्स में कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी का सोर्स होता है, सिर्फ इसके सोर्सेस अलग अलग होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज इज़ अ करेंसी फॉर एनर्जी कि जो हम खर्च करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ये 4 प्रकार होते हैं। मोनोसेकेराइड मतलब एक ग्लूकोज का एलिमेंट मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अगर 2 एलिमेंट्स मिलते हैं ग्लूकोज के तो बनते हैं डाइसेकेराइड्स।
अगर 3 एलिमेंट्स मिलते हैं तो बनते हैं ट्राइसैकेराइड्स, और अगर 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं ग्लूकोज के कोई भी फूड सोर्स के अंदर तो उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड का टाइप। मोनोसैकेराइड्स के अंदर फ्रूट, हनी एंड मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट ये आते हैं, मतलब इस टाइप के फूड सोर्सेस मोनोसैकेराइड के बेस्ट एग्जाम्पल है। डाइसैकेराइड के बेस्ट एग्जाम्पल के अंदर ग्लूकोज की सिरप, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, शुगर के मतलब गन्ना और शुगर आते हैं। ट्राइसैकेराइड्स के अंदर चिकपीज एंड लिग्यूम्स आते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्रेन्स आते हैं, जैसे कि व्हीट है, बाजरा है, मकाई है, इस तरह के ग्रेन्स। मोनोसैकेराइड के सारे फूड सोर्सेज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में चर्चा करने वाले हैं। डाइसैकेराइड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई होता है। ट्राइसैकेराइड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, और पॉलीसैकेराइड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेशन है कि जिससे पता चलता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है या घटा है, लेकिन कब? जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तब। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा हुआ टर्म है, तो इसे आप प्रोटीन या फैट्स के साथ कंसिडर मत करिएगा। कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है या घटता है, इसका अगर इंडिकेशन चाहिए तो ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसके भी 3 टाइप्स है। पहला तो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सेकंड है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और थर्ड है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से लेकर 50 तक है तो उसे बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। 50 से 70 वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड, और +70 अप टू 100 को बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अब हम जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, लेकिन इससे पहले मेटाबॉलिज्म वर्ड को समझना ज़रूरी है। आगे चल के पूरा चैप्टर मेटाबॉलिज्म में आएगा जिसका नाम है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपल लैंग्वेज में और लेमिन्स टर्म में कोई भी न्यूट्रिएंट और कोई भी फूड अगर आप इंटेक करते हैं तो बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब उनके सिंपल वर्जन्स में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में और फैट फैटी एसिड्स में। ये ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है अपने ग्रोथ के लिए, अपने टिश्यू रिपेयर, अपने मसल रिपेयर, अपने सेल रिपेयर के लिए, और इसी चीज़ को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? तो सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस, रोटी, दाल, चावल या कोई भी प्रकार के ब्रेड्स आप इंटेक करते हैं तो बॉडी में जाकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज एक सिंगल एलिमेंट है जो हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देख चुके थे। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज एज ए एनर्जी यूटिलाइज होते हैं। जो भी हम काम करते हैं, अपना डाइजेशन, अपने ऑर्गन्स काम करते हैं, अपना हार्ट, अपना लीवर, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि चलना फिरना, खाना पीना, सोना, कोई रिगरस एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना, इन सभी के लिए वो एक्सरसाइज और वो एक्टिविटी के लिए ये ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। अब जब हम थोड़े ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब ये ग्लूकोज सिर्फ एनर्जी नहीं देता लेकिन थोड़ा बच भी जाता है। यही बचा हुआ ग्लूकोज बाद में काम आने के लिए एज अ रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे मसल के नीचे या हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है, और इसी स्टोरेज को बोलते हैं ग्लाइकोजन लेयर्स। ग्लाइकोजन लेयर्स हमारे बॉडी के रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम कोई फूड इंटेक नहीं करते तो ग्लाइकोजन इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी में क्या करने के लिए? तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अब जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेता है तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन मसल के नीचे और लीवर के अंदर स्टोर भी होता है, लेकिन अगर उसमें से भी अगर ग्लाइकोजन लेवल्स आपके फुल हो चुके हैं तो वो ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट होगा, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट सीधा फैट में कन्वर्ट होगा। ये कार्बोहाइड्रेट जब फैट में कन्वर्ट होते हैं तो इसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे स्टमक में, हमारे हिप्स में, हमारे थाइज में, हमारे आर्म्स में और हमारे चिक्स पे आते हैं, और यही एडिपोज टिश्यू को हम बोलते हैं फैटी सेल्स। जब आप ओबेसिटी फैट की बात करते हैं तो यही कार्बोहाइड्रेट से फैट बनी होती है। अगेन, फैट खाने से कोई पर्सन फैटी नहीं बन जाता, लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन करने से फैटी आप ज़रूर बनते हैं। लेट मी रिवाइज यू दिस टॉपिक बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ बिकॉज बचा हुआ था। ये ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर हुआ। अब जब लीवर और मसल का ग्लाइकोजन का फुलनेस आ गई तब वो ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हुआ, और यही फैट
एडिपोज टिश्यू के द्वारा स्टोर होती है, जो हमारे चिक्स पे, हिप्स पे, थाइस पे, स्टमक पे, साइड्स में, सब जगह पे होती है। लेट्स सी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला फंक्शन तो है एनर्जी प्रदान करना, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी जो हमने आगे चर्चा की थी कि डेली एक्टिविटी के लिए, ऑर्गन्स को अपनी फिजियोलॉजिकल नीड के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यही एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये उसका प्राइमरी पर्पस है। सेकेंडरी पर्पस है एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट से हमें बचाना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इससे पहले हमें कीटोजेनिक इफेक्ट जानना ज़रूरी है। जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, मतलब सलाड्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, फैट्स पर डिपेंडेंट रहता है, तब हमारी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ करना चालू करती है, और यही यूसेज को बोलते हैं कीटोजेनिक इफेक्ट। और इसी कीटोजेनिक इफेक्ट के लिए कीटो डाइट बने होते हैं। तो जब भी बॉडी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेती, वो कीटोजेनिक स्टेट में जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? तो कीटोजेनिक इफेक्ट के द्वारा हमारे मुंह में से ख़राब स्मेल आना, कॉन्स्टिपेशन होना, कभी कभी कोमा में चले जाना, हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंट हो जाना, ये सारे सिम्टम दिखते हैं और आगे चल के मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसी को रोकने के लिए कार्बोहाइड्रेट काम करता है और हमारी बॉडी को कीटोजेनिक स्टेट में नहीं जाने देता, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं दोस्तों एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट। और थर्ड रोल है टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करना। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल से, पॉल्यूटन से, वाटर से, एयर से, सन से आते हैं। इसी टॉक्सिन्स को बॉडी में से बाहर निकालना, वो रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब अगर बात करें हार्मोन्स की जो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हैं, तो वो दो हार्मोन्स है। पहला तो है इंसुलिन एंड सेकंड है ग्लूकागॉन। तो पहला हार्मोन इंसुलिन, ये इस तरह से काम करता है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक बॉडी में लेते हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल राइज होता है, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोज और शुगर्स की वजह से बढ़ता है, और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यही ग्लूकोज जब बढ़ता है और यही ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ते हैं, तो इंसुलिन रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में, एक ऑर्गन है पैनक्रियाज उसमें से, और यही इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, नीचे लाता है। कैसे नीचे लाता है? तो ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को लीवर और मसल तक पहुंचाता है, और फिर भी अगर ग्लाइकोजन बचता है तो उसे फैटी सेल्स के अंदर कन्वर्ट करता है और एडिपोज टिश्यू तक भेजता है। तो ये सारी प्रोसेस जो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देख चुके थे, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन लीवर टू मसल एंड फैट तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, यही प्रोसेस में इंसुलिन का बड़ा रोल है। सेकेंड हार्मोन है ग्लूकागॉन। तो जब भी हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म के अंदर कि भाई जब आपको ज़रूरत पड़ती है आपके एनर्जी की, तो रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ग्लाइकोजन काम में आता है, इस्तेमाल में आता है, उसका यही पर्पज़ है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए या यूज़ करने के लिए ग्लूकागॉन हार्मोन एक्टिवेट होता है। जब भी आप लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते या खाना नहीं खाते, तो ऐसे टाइम के अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है। इसी ब्लड शुगर लेवल को अप करने के लिए बॉडी में ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और यही ग्लूकोज आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है। अगेन आप देख पाएंगे दोनों हार्मोन्स एक दूसरे से अपोजिट है। एक ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसे नीचे लाता है इंसुलिन, और एक ब्लड शुगर घटा हुआ है उसे ऊपर लाता है ग्लूकागॉन। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है वेजिटेरियन सोर्सेज, सेकंड है एनिमल सोर्सेज, और थर्ड है आर्टिफिशियल स्वीटनेस। वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर राइस, व्हीट, कॉर्न, बाजरा, रागी और मिलेट। इसके अलावा रूट्स, ट्यूबर्स, सीड्स। इसके अलावा लिग्यूम्स, बीन्स, पीस एंड याम्स। इसके अलावा फ्रूट्स एंड स्वीट्स। ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट बड़ी अमाउंट में होते हैं, तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट को हम वेजिटेरियन सोर्सेज से डेफिनेटली फुलफिल हमारी रिक्वायरमेंट कर पाएंगे। इसके लिए हमें एनिमल सोर्सेज और आर्टिफिशियल स्वीटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड आते हैं एनिमल सोर्सेज पर। एनिमल सोर्सेज में मिल्क, कर्ड, लस्सी, पनीर और थोड़े अमाउंट के अंदर मीट और पोल्ट्री में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये बहुत नहिवत होता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। थर्ड बट नॉट द लिस्ट विच इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आर्टिफिशियल स्वीटनेस जैसे कि एनर्जी ड्रिंक, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, कॉर्न सिरप, हनी प्रोडक्ट्स और हनी, और स्टीविया लाइक शुगर्स, मतलब शुगर के अलग अलग प्रकार। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस में आते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी फूड के अंदर। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनेस हमारी बॉडी में
अच्छे नहीं माने जाते बिकॉज ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और टॉक्सिन्स अल्टीमेटली लीड टू डिजीज लाइक कैंसर।